पाकिस्तान आपको लगता है टेक ऑफ करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये पाकिस्तान बना ही टेक ऑफ के लिए। सारी इंफॉर्मेशन गलत है। नहीं चाहता कि ये मैं बताऊंगा ना तो मुझे समझने में बड़ी मदद मिलेगी मेरे मुखालिफिन को। ये सब पहले कहीं और पैदा हुए थे। अच्छा। तो बाद में उनकी वो तरमीम करके उनको 25 दिसंबर को कायदे आज़म के साथ पैदा। मैं ये कहता था सरेंडर करता हूं मैं, लेकिन वो जब भी आते थे ना तो मैं मुकर जाता था। मेरा नाम जैक हाशमी और आप देख रहे हैं वाईबीजी स्टूडियोज। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद दिन है मेरे लिए, लेकिन इस सारी बात से और इमरान भाई से बात करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी से कोई गिला नहीं मुझे, कि ये और वो और ये मिला नहीं मुझे, जो दिया है रब ने दिया है बस, कि मेरे अमाल का ये सिला नहीं मुझे। तो ये शेर मैं डेडिकेट करता हूँ अपने प्यारे भाई इमरान भाई को। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने पहली दफा सुना है। ये आपने खुद लिखा है? जी, ये मेरा। आपने लिखा? हाँ जी, ये हाशमी साहब शायर। थैंक यू वेरी मच सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपके आने का और आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। हमारे इस वक्त डेनमार्क में एक प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस एक होने जा रही है। हाँ जी, वो उस ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस के लिए इस वक्त एक यूरो ट्रिप है भाई इमरान का। तो शुरू करते हैं। आज का जो वीलॉग है ना, ये ज़्यादा इमरान भाई सेंट्रिक होगा। तो 14 अगस्त 1975 को फैसलाबाद की ज़मीन पे सुबह का सूरज तुलू हुआ और आसिम रियाज साहब के घर में एक चांद। सारी इंफॉर्मेशन गलत है। नहीं चाहता कैसे? मैं जनाब 1983 में 29 दिसंबर को कराची के एक सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ। अच्छा। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज खान है। अच्छा। वो उस वक्त हैवी वेट बॉक्सिंग खेलते थे कराची में। अच्छा। और वहाँ रहते थे। अच्छा। और फिर 1 साल में 1.5 साल में मैं बहुत छोटा था, तो मेरे वालिद रोजगार की तलाश में बाद में, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली का बिजनेस था, कुछ इख्तलाफात हुए तो फिर वो आ गए यहाँ पे लाहौर। लाहौर में उन्होंने अपनी एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो अपने प्रोफेशन से ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहे। माशाल्लाह। लाइफ में उन्होंने कई मुल्कों में काम किया, कई जगहों पे काम किया और बड़ा जोर लगाया। फिर हम 5 भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मेरे 4 भाई लाहौर में पैदा हुए। अच्छा माशाल्लाह। हमने यहाँ पे अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है वो चलानी शुरू करी। अच्छा माशाल्लाह। लाहौर के स्कूलों में पढ़े, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, फिर यहाँ की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़े। और बाकी जिंदगी मेरी ओपन, वो खुली किताब की तरह लोग जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताया इमरान भाई, ये सोशल मीडिया पे किसी ने ना विकिपीडिया गलत बना दिया था जी, मैंने वही मेरे बारे में, और उसने कोई मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दी उसमें 14 अगस्त और 1975। एक तो वो मुहिब्बे वतनी का तकाजा है कि आपको 14 अगस्त वाले दिन पैदा होना चाहिए। तो उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने 25 दिसंबर को पैदा कर दिया। हालांकि ये सब पहले कहीं और पैदा हुए थे। तो बाद में उनकी वो तरमीम करके उनको 25 दिसंबर को कायदे आज़म के साथ पैदा किया गया। अच्छा। तो वो पाकिस्तान में ये आपकी अपनी एक शनाख्त होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया में भेजता है। जरूरी ये नहीं है कि आप किस दिन पैदा हुए, हाँ, जरूरी ये है कि आपने वो दिन कैसे गुजारे। बिल्कुल सही। तो नाबी आप कश्मीरी, पंजाबी कश्मीरी फिल्म से ये इन्फॉर्मेशन? देखिए मेरे नाना और दादा दोनों वो आए थे मकबूजा कश्मीर से। अच्छा। और उनके जो 4 फादर्स थे वो आए थे किर्गिस्तान से। अच्छा। तो हम सेंट्रल एशिया से होते हुए यहाँ जो मुगल हुक्मरान थे उनके साथ हमारा कबीला आया था, अफगानिस्तान से होते हुए यहाँ पाकिस्तान, और फिर इन लोगों को मौका मिला तो ये चले गए मकबूजा कश्मीर। अच्छा। वहां पे एक इलाका है बांडीपुरा। अच्छा। श्रीनगर के पास। अच्छा। तो बांडीपुरा में मेरे खानदान का एक बड़ा हिस्सा वो अभी भी रहता है। कभी बहुत मुश्किल से कोई राब्ता हो जाए अच्छा। तो दुबई में कुछ लोगों के थ्रू हमारा राब्ता अभी भी हो जाता है। अच्छा। अच्छा। हम सलाम दुआ एक दूसरे को भेज देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वो लोग मकबूजा कश्मीर में रहते हैं। कुछ मेरे जो अजीज व अकारिब हैं वो आज़ाद कश्मीर में भी रहते हैं, हमारे बड़े दिल के करीब हैं। और हम क्योंकि कराची में सेटल्ड रहे, मेरी जो दादी और नानी, क्योंकि ये दोनों आपस में मेरे नाना और दादा दोनों सगे भाई थे, और वो दोनों बहुत छोटे, पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले वो पाकिस्तान आ गए थे। वो यहाँ पे आ गए थे जो सेटल्ड पाकिस्तान एरिया है। तो बाद में पाकिस्तान बन गया, ये वापस नहीं जा पाए, फिर इधर रहते थे। तो वो फिर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाली, मेरी फैमिली में पश्तो, हिंदको
और कश्मीरी और पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी बेशुमार जुबानें बोली जाती हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वो हमें काफी अलग अलग जुबानों का एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, और आप कितनी जुबानें बोल लेते हैं इमरान भाई? मैं लगभग कुछ 5-6 जुबानें थोड़ी बहुत मैं भी बोल लेता हूँ। अच्छा। समझ शायद इससे ज्यादा लेता हूँ, लेकिन इतनी मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मैं भी ये बताएं कि बचपन आपका थोड़ा बचपन के बारे में, आप कुछ शरारती बच्चे थे, पढ़ाकू बच्चे थे, माँ बाप के लाडले थे, स्कूल में मिस्टीरियस थे, स्टूडियस थे, आपका बचपन जरा बताएंगे अपने जो स्टूडेंट लाइफ थी आपकी, ये जो होती है मैट्रिक से पहले पहले का टाइम। ये मैं बताऊंगा ना तो मुझे समझने में बड़ी मदद मिलेगी मेरे मुखालिफिन को। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताता, लेकिन आपके साथ क्योंकि हाशमी साहब एक बड़ा दिल का ताल्लुक है और एक हमारे बीच में जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत है, जी। तो मुझे चंद चीजें मैं शेयर करता जरूर प्लीज। आपके साथ कि मैं बिल्कुल कोई शरीफ आदमी होने का मेरा क्लेम ही नहीं है, कोई अच्छा बच्चा होने का मेरा बिल्कुल क्लेम नहीं है। तालीम में मुझे ये था कि बाकी पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लूँ, और बाद औक़ात मुकाबले में आ जाता था तो वो मेरी शख्सियत के अंदर एक ये था कि थोड़ा सा मैं वो जो काम करता था जुनून की तरह करता था। पैशनेट। जब क्रिकेट खेल रहा हूँ तो फिर क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, जब बॉक्सिंग खेल रहा हूँ तो फिर दिन रात बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। फोकस। जब एग्जाम्स आ गए या मैं कभी तैयारी कर रहा हूँ कि मैंने इस मरतबा फर्स्ट डिवीजन लेनी है, तो फिर मैं यही काम कर रहा हूँ। तो जिस काम के पीछे मैं पड़ जाता था, फड्डा हो गया किसी के साथ, तो वो मेरे दिमाग में सिर्फ वही रहता था कि इसके साथ हो गया तो अब इसने मुझे नुकसान दिया तो मैं इसको बताता हूँ कि गलत कैसे करते हैं। तो वो यानी बचपन की बात आपको बता रहा हूँ। जिंदगी में इंसान सब्र सीखता है, बहुत सारी चीजें सीखता है, बहुत सारे लेसन आपको मिलते हैं। तो एक तो मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। कई दफा मेरी किताबें मेरे घर वालों ने मेरे से छीन के कहीं भिजवाई के भी बस कर दे, हर वक्त किताबों के बीच में घुसा रहता है, वो टाइम भी आया। तो लाइफ में ना फेजेस आते हैं, फेजेस आते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज में मैं शुरू से हर मरतबा हर जगह हिस्सा लेता था माशाल्लाह। चाहे वो कोई हमारा, अभी तो मैं हंटिंग वगैरह करता था, अच्छा। क्रिकेट खेलता था, बॉक्सिंग खेलता था, अच्छा। फुटबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, तो कराटे, जिम्नास्टिक, मैंने बहुत गेम्स खेली हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। और वो आपकी एक एनर्जी का पॉजिटिव वे ऑफ यूज होता है कि आप उसको सही तरह का इस्तेमाल करते हैं। मैं आज भी बच्चों को कहता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं उनको भी कहता हूँ कि इनकी एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल ये है कि इनको फिजिकल एक्टिविटीज में डालो। जितना बच्चा जो टफ है उसको उतनी ज्यादा टफ एक्टिविटीज में डालो, बिल्कुल सही, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे, उतना ही मजबूत हो जाए फिर वो। और वो देखे ना, ये एक अच्छा दिमाग जो है ना, उसके लिए एक बेहतर बॉडी होना बहुत जरूरी है। आपके सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होती है जब आप फिजिकली मुतासिर होते हैं। तो मैं शरारती था, बहुत शरारती था। फिर मैं दोस्तों वाला था। अच्छा, दोस्त किया। और दोस्त जल्दी बना लेते थे बहुत ज्यादा या थोड़े थोड़े? बड़ा मैं चूजी था इस मामले में। अच्छा। तो मेरे दोस्त बड़ी मुश्किल से बनते थे। अच्छा। लेकिन मेरे लिए एक प्रॉब्लम था, मेरे दोस्त वो जब बन जाते थे ना, तो फिर मैं उनके लिए किसी लेवल तक भी जाता था। अच्छा, वो फिर बिल्कुल, वो फिर दोस्त बन जाते थे। लाइफ में बड़े दोस्त बनाए, उनमें एक दोस्ती की मिसाल तो सारी दुनिया ने देखी, अली को देखा सबने। बिल्कुल। तो मैं और अली ना इस बारे में ब्लेस्ड हैं। जैसे मेरी और अली की यारी है ना, अब लोग क्लेम करते हैं कि शायद हम एक दूसरे के जितना करीब हैं, कुछ दोस्ती की मिसाल ऐसी होनी चाहिए। ऐसे ना और भी दोस्त हैं हमारे ऐसे और भी दोस्त हैं, लेकिन अभी अगर हम बताएंगे तो वो बेचारे अजाब में पड़ जाएंगे। ऑफ कोर्स। तो वो यानी मैंने इस तरह दोस्ती की है जैसे लोगों को ये मिसाल नजर आती है। और वो अली भी इस मामले में वो जुनूनी है दोस्ती के मामले में। उसने भी जिंदगी में दोस्त इकट्ठे किए हैं। बेशक। तो ये दोस्ती यारी में बड़ा अच्छा था, लेकिन और झगड़ों में भी। अच्छा। यानी लड़ाई झगड़ा एक खास आपके ऊपर एज आती है ना, अगर आप लाहौर में रहते हैं। बिल्कुल। फिर लाहौर में आप रहते हो, आपका थोड़ा सा पश्तून बैकग्राउंड हो। बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स। दूसरा, आपको थोड़ा सा लाहौर के अंदर आपको पता है वो छोटे छोटे गैंग भी चलते रहते हैं। बिल्कुल, लड़ाई झगड़े चलते भी रहते हैं। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ ग्रुपिंग चलती रहती है। तो फिर थोड़ा सा लाहौर के अंदर जरा लाउड एक्सप्रेशन है लोगों के, तो वहां ना आप ना चाहते हुए भी कभी ना कभी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, इसका हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ना एक बड़ी अजीब चीज नोट की। हाँ जी। लाहौर में। हाँ जी। ये लोग ऐसे थे कि ये बोलते बहुत ज्यादा थे, मारते बहुत कम थे। तो मुझे ये बात समझ आ गई बहुत जल्दी, बोलना ज्यादा है इधर ना, नहीं, ये बोलते बहुत ज्यादा, मारते बहुत कम है। ये रोला ज्यादा डालते हैं और इसको कहते हैं रंगबाज। ये वहाँ कई लोगों में बड़ा रंगबाज है लाहौर में, और मेरे लाहौर जैसा तो शहर ही कोई नहीं है।
तो वो और मेरे दिल के बड़ा करीब है वो। ऑफ कोर्स तो मैंने वहाँ ये देखा कि जो काम आप किसी और जगह पे है ना, यानी आप स्वात में है या आप कहीं और किसी और शहर में, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे शहर हैं, जो काम वहाँ पे आपको अच्छी खासी लड़ाई के बाद आपको जान छूटती है ना, लाहौर में 2 चपेड़ों में छूट जाती है। तो लाहौर में रोला ज्यादा है, कहाँ पर ज्यादा है, लेकिन बड़े पुरअमन लोग हैं। बड़े पुरअमन जैसे केपी के में तो पठान अगर लड़ ले तो फिर तो वो मतलब सब, वो तो मुसीबत बन जाती है, वो तो फिर बहुत आगे निकल वो जाते तो जान हैं। छुड़ाते हैं ना लड़ाई से, हाँ, इसीलिए क्योंकि कि वो- लड़ाई गले बढ़ गई तो जान कैसे वो छूटेगी। फिर हाँ, ऐसे- गुजरात में आप चले जाएं तो केपी छोड़े, आप गुजरात में आप चले जाएं, शेखुपुरा में आप चले जाएं, लड़ाई शुरू आप करते हैं, फिर आपके बस में रहती बात नहीं है। हाथ से निकल मैंने जाती है। क्राइम रिपोर्टिंग की है ना, मैं इनको जानता Of हूँ। course, of course. ये मैं गुजरात के लोगों को भी जानता हूँ, मैं ये शेखुपुरा के लोगों को भी जानता हूँ, और ऐसे और भी जिले हैं पाकिस्तान में। तो पूरे पाकिस्तान को आप एक तरफ रखो और इनको एक तरफ रखो। ये तो इनके साथ लड़ाई आपकी शुरू हो गई, इनकी आपस में भी, इनको कोई और नहीं मिलता, आपस में लड़ पड़ते हैं, और एक दफा लड़ाई शुरू हो जाए तो लड़ाई को ऑनर देते हैं, ये फिर लगे ही रहते हैं। और देखे ना आप, इनके पास गुजरात के पास निशाने अदर भी मल्टीपल हैं। ये जिस चक्कर में उतरते हैं ना, उसमें पूरा वो लाहौर में ना हमारा जरा टच और तरह का है। वो पुरअमन लोग हैं बेसिकली, और अच्छे लोग हैं, बड़े दिल के बड़े साफ हैं। 2 बंदे ऐसे जफ्फी डलवा दे, फौरन सुलह भी हो जाती है, और लड़ाई भी फौरन हो जाती है, सुलह भी फौरन हो जाती है। तो ये लाहौर की बड़ी खूबी है। तो मैंने वहाँ एक ऐसा टाइम भी था, लड़ाई झगड़े भी हम करते थे, हम खेल कूद भी करते थे, दोस्तों यारों के साथ हैंग आउट करते थे, और स्कोरिंग भी अवरागर्दी अच्छी बहुत करते थे। पढ़ाई में भी यानी कि ए रहे या पढ़ाई में सब बिल्कुल पढ़ाई का देखे ना, हम कोई लैंडलॉर्ड तो थे नहीं। हाँ। अब जब तक अच्छा पढ़ेंगे तब तक ही माँ बाप फीस देंगे। Of course. और हमें भी पता था कि ये अगर रिजल्ट ठीक नहीं आएगा तो ये काम पे डाल देंगे। हाँ, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ये देखे ना, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे पढ़ें, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे ना जो रिजल्ट महबूब देंगे। वसाइल में। अब मेरी वालदा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया पढ़ने में। मैं बीमार हो गया एक दफा बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा कि मैं ये शायद एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, तो वो मुझे रोजाना सुबह भेजती थी। मुझे कहती थी कि बेटा तूने अपनी पूरी कोशिश करनी है, रिजल्ट तो अल्लाह ताला लेकर आएगा। तो वो मेरी फर्स्ट डिवीजन आई, और मैं हैरान हो गया कि मैं इसको कर नहीं पाया। मैं 4-5 माह से बीमार चल रहा था, फिर भी अल्लाह ताला ने इतनी मदद की है। तो मेरी वालदा ने मुझे हर मौके पे, जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आने तक, उन्होंने हर मौके पर मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और मुझे कहती थी कि मुझे तेरे से उम्मीद है, तू अच्छा करेगा। तो पढ़ाई भी ठीक थी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ज्यादा यादें जो जिंदगी की हैं वो कुछ पहाड़ों के साथ जुड़ी हैं, अच्छा, और बाकी लाहौर के साथ जुड़ी हैं। अच्छा, मुझे ये बताए अपना इमरान भाई कि आप कि अब ये जो है ना, बेसिकली ये रन डाउन कुछ ऐसे है कि कुछ सवाल है जो अभी हम आपसे, अब ये जो पहला सवाल था ना आपके बचपन का, अब ये अल्लाह की पहचान को हम रिलेट करेंगे आपकी जिंदगी के 10 सवालों से, जिसमें से एक सवाल तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसके बाद रिस्क फ्रॉम आसमान, बाकी 2 बातें हम आपसे करेंगे जिसका ताल्लुक रिस्क से है, जो आसमान से आता है, आपकी जिंदगी को उससे रिलेट करेंगे। और तीसरी बात है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कुछ बातें आपसे, 3 बातें उसके हवाले से होंगी। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, अच्छा कोई सवाल अगर आपको लगे कि नामुनासिब है या चुभ रहा है तो आप उसको पास कर सकते हैं, ठीक है? आप सवाल करिए। okay. सवाल यह है कि आप, पहला सवाल है आप ईमान के हवाले से, आप मुसलमान बाय चांस हैं या बाय चॉइस हैं? देखिए, होता यह है कि हम मुसलमान घरों में पैदा होते हैं, उसका हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत को शुक्र अदा करना चाहिए। यानी मुझे क्योंकि अपने अकीदे से बड़ा प्यार है, अपने मदद से बड़ा प्यार है, और मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया कि मुझे एक मुसलमान घर में पैदा किया। ठीक है। दूसरा, मेरी जो थोड़ा फैमिली का भी और मेरा भी, मुझे ऐसा लगता है, या आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल रहा है कि लोग नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। हम ना रब के साथ अपना एक रिश्ता बना लेते हैं, हर एक का अपना अलग अलग होता है। बिल्कुल। बाज औकात हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन रब हमें कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। बिल्कुल। बाद औकात हम अपनी तवज्जो इधर उधर कर देते हैं, रब एक लम्हे के लिए भी तवज्जो अपनी इधर उधर नहीं करता। जिंदगी में हर गुजरता वक्त आपको मदद करता है रब को पहचानने में। बेशक, बेशक। फिर होता यह है कि कभी आप रब को पहचानना शुरू कर देते हैं, कभी आप हालात के गर्दाब में फंस के उस रास्ते से दूर भी निकल जाते हैं कि मुझे पे मुसीबतें आ रही हैं। बिल्कुल, हाँ। बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2016 में, शायद मुझे याद भी नहीं है, मैंने ये फैसला किया कि मैं आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा।
मैंने कहा, और दोस्तों ने भी किया, सब पढ़ते हैं नमाज माशाल्लाह। माशाल्लाह। मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते थे, मुझे कहते थे तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। मैंने कहा पढ़ता तो हूँ, नहीं सारी क्यों नहीं पढ़ता। मुझे यानी जुम्मे की नमाज हम पढ़ा करते थे हर दफ़ा, मगरिब की नमाज मैं पढ़ लेता था, सुबह जैसे ही उठता था फजर की नमाज पढ़ लेता था, तो मुझे लगता था कि बस ये काफ़ी है। लेकिन आपको ये दीन लगता था कि यानी आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब का भी स्टडी की, आपको लगता था कि ये दीन जो मेरे माँ बाप जहाँ मैं पैदा हुआ बस यही ठीक दीन नहीं नहीं नहीं, देखें या आपको हक दीन हम जो कैसे? मिडिल क्लास के लोग होते हैं हाँ। ना, वो चीज़ों में लॉजिक जरूर ढूंढते हैं। हाँ अच्छा, तो आपने लॉजिक ढूंढी। हाँ, लॉजिक जरूर ढूंढते हैं। मैंने पढ़ा, मैंने कुरान पाक को एक मरतबा नहीं, मैंने कुछ 5 मरतबा कुरान पाक को तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ा, और आपको पता चल गया कि यही दीन हक है। और अलग अलग उलमा इकराम का पढ़ा। माशाल्लाह। तो देखें, दीने हक होने की कोई एक दलील तो है नहीं। बेशक। कुरान पाक के दीने हक होने की एक दलील नहीं है, आपके अपने अंदर बेशुमार दलीलें हैं। अंदर ही सारा। सिर्फ आपने देखना होता है, एक दुनिया तो आपके अंदर आबाद है, फिर जब आप बाहर देखते हैं तो उससे बड़ी दुनिया है। बेशक। आपको हर कदम पे दलील मिलती है कि दीन हक क्या है, आपको हर कदम पे दलील मिलती है कि आपका रब जो है वो उसको पहचानने का आपको मौका मिलता है। बेशक, बेशक। उसने बार बार मुझे और इंसानों को अपनी पहचान वो करवाता है। वो कुरान पाक में नहीं कहता अल्लाह ताला बार बार कि निशानियां मैंने रखी हैं बहुत सारी, तो समझने वालों के लिए हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, और वो समझाने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन उस्ताद भी आपका रब है। जो मैंने पढ़ा है कि विकिपीडिया से, उसका गलत हो, कि 4 दफा आपने मौत को बहुत करीब से देखा। इस तरह के यानी पाकिस्तान में अगर हिरासत में बंदा चला जाए तो एक तरह से नहीं, तो मैं 4 दफा नहीं, मुझे तो सारे कहते हैं पंगेबाज है ये, मैंने को मेरे ख्याल में दर्जनों मरतबा ऐसा देखा। मैं यानी एक दफा तो ऐसा हुआ कि मैं पानी में गिर गया शरारतें करता हुआ, तो मुझे तो याद भी नहीं मैं बाहर कैसे आया। तो ये अल्लाह को मैं पहचान। तो घर में पढ़ रहा था कि खत्म होगी कहानी, हाँ। और वो बहुत तेज पानी था। हाँ। फिर एक दफा यानी मैंने अपने आप को बहुत दफा हलाकत में डाला। हाँ। मेरे यहाँ से पूरी टोपी उड़ गई गोली से। हाँ। अच्छा। जो पी कैप आप पहनते हैं यहाँ से, हाँ हाँ वो टोपी शायद पड़ी होगी लाहौर में कहीं, हाँ। वो पूरी की पूरी यहाँ से गोली चली। मैं गन को ठीक कर रहा था, यहाँ से मेरे बालों को टच करती हुई उड़ गई, और मैं बच गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और लकीली मैंने उस दिन ऐनक पहनी हुई थी, वो गन पाउडर जो है वो कहीं पे मेरी आंखों को भी इफेक्ट उसने नहीं किया, वरना वो भी तो एक नहीं मैं 2 दफा बम धमाकों में जख्मी हुआ, और बम धमाके हुए उनके अंदर मैं जख्मी हुआ, और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, मैं फिर बच गया। कई दफा गोलियां मुझे यानी महसूस हुआ कि ये दीवार पे गोलियां आके लगी हैं, और मैंने बाद में कंफर्म किया वहां लगी थी, और मेरे और उस गोलियां चलाने वाले के बाद सिर्फ दीवार थी पीछे, तो मैं बीच में, मुझे नहीं लगी, मेरी बचत हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि एक मुझे टेलीफोन कॉल आई, मैंने धमाके की आवाज सुनी और मुझे फिर टेलीफोन कॉल आना शुरू हो गई। मैं वहां करीब ही था, मैंने गाड़ी भगाई, मैं वहां चला गया जहां पे अटैक हुआ था। ये वर्ल्ड टाउन में एक जगह पे बहुत बड़ा हमला हुआ था। मैं वहां चला गया और मैंने वो कैमरामैन को निकाला, वो भी मेरे साथ था, हम कहीं से कवरेज करके आ रहे थे। तो मैंने उसका कंधा पकड़ा और उसने कैमरा ऑन किया हुआ, और उसको मैं लेकर चल रहा हूँ, उसको बैक करके ना उसको लेकर चल रहा हूँ कि इधर से मुझे गोली की आवाज आ रही है। एक बिल्डिंग के अंदर गोलियां चल रही थी। तो एकदम एक पुलिस की गाड़ी आती है, वो आपको डीएसपी वैन आपने देखी होगी, जो पुलिस वालों की वो लैंड क्रूजर की गाड़ी होती है छोटी वाली, जी देखिए, 2 दरवाजे उसकी खुलते हैं, पीछे से खुलता है, बिल्कुल ऐसे। वो वाली गाड़ी आई, उसमें एक नासिर साहब थे, वो शायद आज भी गवाही देंगे इस बात की, गालिबन वही थे। वो गाड़ी ऐसे करके आती है और सड़क के उस तरफ खड़ा हुआ मोटरसाइकिल, उसमें बम नस्ब था। जैसे ही वो गाड़ी मेरे और मोटरसाइकिल के बीच में आई, वो मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट हो गया। अगर वो गाड़ी एक लम्हा बाद आती या एक लम्हा पहले आती तो वो गुजर जाती, तो वो मोटरसाइकिल मुझे उड़ा देता, और मैं, मेरे और उसके बीच में सिर्फ वो और मैं उस गाड़ी को रास्ता देने के लिए इस तरफ को आया, मोटरसाइकिल उस तरफ था। हो सकता है मैं गाड़ी को रास्ता देने के लिए उस तरफ चला जाता, मोटरसाइकिल के साथ जाके खड़ा हो जाता। तो वो धमाका इतना खौफनाक था कि मैं दीवार के साथ लग गया, और मुझे काफी देर तक आवाज नहीं आ रही थी, और मुझे आंखें मेरी ऐसे हो गई थी, और मैंने ऐसे हाथ रखा आंखों पे, ऐसे ऐसे किया कानों को। तो मैंने अपने कैमरामैन को ढूंढना शुरू किया सबसे पहले, उसके ना कानों में से खून निकल रहा था, एक कान में से उसकी, मुझे याद है आज भी, इसके यहाँ से खून निकल रहा था। तो मैंने नोट किया, तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं, उसको मैं पकड़ के दूर ले आया। फिर एक एम्बुलेंस आई, उन्होंने आके थोड़ी देर के बाद उन्होंने आके, मैंने उसको कैमरामैन को लटा दिया, तो मुझे ना पकड़ लिया उन्होंने, रेस्क्यू के लड़कों ने। तो मैंने ऐसे कोनी से किया, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं आप गिर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त तक, क्योंकि आप बहुत, आपकी बॉडी गर्म होती है, आपको पता नहीं चलता, तो मैं वाकई गिर रहा था उस वक्त ना, तो उसने मुझे पकड़ा।
ये तो वो वाकयात हैं जो रजीम चेंज से पहले के हैं। तो मैं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं मरते मरते बचा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान बचाने वाला है, वो मारने वाले से बहुत बड़ा है। मेरा रब जो है ना वो फैसला करता है कि किसने किस घड़ी तक जिंदा रहना है, और जब तक उसने आपको जिंदा रखना है तब तक आपको कोई और मार नहीं सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट पे आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपके पीछे एक सहाबी थे जो उस वक्त बचपन में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के कह के मुखातिब किया, सुनो मेरी बात गौर से, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, जो उसका मफहूम है हदीस का मैं आपको बता देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया मिलकर तेरा कोई भला नहीं कर सकती अगर तेरा रब ना चाहे तो, बेशक, और सारी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती अगर तेरा रब ना चाहे तो। बेशक। उसका सादा मफहूम ये है बिल्कुल कि ऐसे। पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती रब की मर्जी के बगैर। फाइनल अप्रूवल ऊपर से आएगा। सर अप्रूवल क्या, उसका ही फैसला है, फैसला ही उसका है सर। नहीं, जैसे लोग शरारतें करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपको आपको नाजायज पकड़ लिया गया और आपको 4 महीने, गालिबन ऐसे ही है, 4 महीने, पौने 5 महीने आपको रखा गया, बाहर बता दिया गया, आपका जनाजा भी पढ़ दिया गया, और यानी आप बाहर वालों को बता दिया कि इमरान रियाज मर गया, अंदर वालों को मुझे बता दिया कि बाहर वाले खत्म हो गए। और ये अरशद शरीफ के बाद हुआ ये वाक़या। बाद में। तो उसमें लोगों को ये भी लगा कि कहीं ये एक दूसरा अरशद शरीफ वाक़या खुदा ना खास्ता ना हो जाए। तो इस सारे मुझे एक फिक्र रहती थी वहां पे, ये कि मेरी लाश तो लोगों को मिलनी चाहिए कम से कम। ये मुझे रहती थी फिक्र कि यार ऐसे मैं गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहता, मेरी लाश कम से कम मेरे घर वालों को मिलनी चाहिए। मैंने उन्हें कहा भी, मैंने कहा आपको मैं अपना कत्ल माफ कर देता हूँ, अब मुझे मार दें, मैं यहाँ तंग हो रहा हूँ, ये जगह अच्छी नहीं है, मैं परेशान हूँ, अब मुझे मार दें लेकिन मेरी डेड बॉडी ना मेरे घर दे दीजिएगा। मैंने उनको आइडिया भी दिया, मैंने कहा आप उसमें ये कह दें कि ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, हमने इसको मार दिया, तो हमें पता नहीं चला ये बॉडी। अब मैंने कहा जी आप मेरी बॉडी मेरे घर दे दीजिएगा। उन्होंने कहा हम आपको नहीं मारेंगे। वो बीच में कभी ये कहते थे, कभी कहते थे आप यहीं सड़ोगे, मार भी देंगे। तो जिस तरह का बंदा आता था वो उस तरह की बात करता था वहां पे। तो वो तकलीफ तो इस बात की थी कि यार किसी को पता ही नहीं है पीछे कि मैं किधरों क्या हो रहा है। मैंने वहां ना रब की एक बड़ी शान देखी। हाँ, वो मुझे प्लीज जरूर, क्योंकि आप अकेले थे उस मैंने वहां पे सॉलिट्यूड था ना, देखिए मैं अकेले हूं ना, कोई मैं तो बंदे की आवाज भी नहीं सुनी, उधर कोई आपके साथ कोई नहीं मुझे था सेल में। मुझे सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती थी, कभी टॉर्चर होता था और कोई नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। मैं वहां पे ना जो बहुत ही छोटा सा सेल था, मैं उधर वो बीच में अंधेरे में उधर मैं पड़ा रहता था। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना तो फिर आप इबादत शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो मैं नमाजें पढ़ता था, मैंने याद किया कि जो जो नमाजें मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी ना वो भी पढ़ो। अल्लाह। तो मैं पढ़ता रहता था। मैं कहता था कि मैं खाली बैठूंगा ना तो मेरा दिमाग खराब होता है। हाँ बिल्कुल। तो मैं वो टाइम इबादत में गुजार देता हूँ। तो मैं नमाज पढ़ता था, मैं रात को उठ जाता था, उठ के मैं वहां पे तहज्जुद भी पढ़ लेता था और नमाजें भी पढ़ता था। फिर नमाजों को लंबा लंबा करके पढ़ता था ताकि जितना मैक्सिमम टाइम ऑफ कोर्स गुजर जाए। फिर कुरान पाक भी पढ़ लेता था, मुझे उन्होंने एक दे दिया कुरान पाक का नुस्खा, मैं वो भी पढ़ता था। तो ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में खलल पैदा होना शुरू हो गया कोई 3-1 महीने के बाद। और आपको कुछ इंजेक्शन और दवाइयां भी मिलती थी, मुझे देते थे दवाइयां। मुझे 3-1 महीने बाद ना मुझे दिमाग में खलल पैदा होना शुरू हो गया कि तूने रब को इतना पुकारा है, उसने तुझे नहीं निकाला, तो ना तू इसको पुकारना छोड़ के देख। अल्लाह वल्लाह। ओहो, मेरे दिमाग में ये बात, शैतानी वसवसा आ गया, शैतान का वसवसा आना शुरू हो गया। और इसके ऊपर कोई 3-4 दिन तक मेरे दिमाग में डिबेट चलती रही कि ये करना या नहीं करना। तो आपको पता है मैं कुरान पाक पढ़ रहा था और उसमें मुझे इसके जवाब मिलना शुरू हो गए। अल्लाह आपसे नहीं मुखातिब होना शुरू हो गया बेसिकली। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है, हमेशा होता है, हम गौर ही नहीं करते। कुरान पाक को आप हाथ में पकड़े, रब आपसे बात करता है। वो सैयदना अली ने फरमाया ना इस तरह के, जब मेरा अल्लाह से बात करने को दिल करता है तो मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, जब मेरा अल्लाह की बात सुनने तो वो ना मुझे वो एक वसवसा शैतानी किस्म का मेरे दिमाग में आता था। मैंने उसको झटक के ना मैंने अपनी इबादत को ज्यादा कर दी। मैंने कहा तेरी ये सजा है कि तू मुझे रोकेगा ना तो मैं और ज्यादा इसको करूंगा। तो मैंने रब को बेशुमार वजह है जिनमें मैंने पहचाना, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह कि मैं एक बड़ा कमजोर आदमी हूँ, बहुत ही बुज़दिल आदमी हूँ, डरा हुआ सहमा हुआ। कई दफा मैं उनसे डर जाता था जब वो कहते थे ना तू यही मरेगा, तुझे दुनिया पता ही नहीं होगा कि तू किधर गया, तेरे घर वालों को ये हो गया वो हो गया। चेहरे नकाब होते थे। हाँ नकाब होते थे। जब वो ये बातें मुझे करते थे ना तो मुझे तकलीफ होती थी।
मैं डर भी जाता था, सहम भी जाता था। कभी कभी वो स्पेशल किस्म का टॉर्चर अगर करे तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं उससे भी डर जाता था। कभी अगर वो ये आपको कह जाए कि आपको टॉर्चर किया जाएगा, बड़ा शदीद बंदोबस्त हो रहा है, तो वो अगले 3-4 दिन जब तक आपको टॉर्चर नहीं करते तब तक वो टॉर्चर ही चल रहा होता है, क्योंकि वो आप बिल्कुल आप रेडी होते हैं कि अभी उठा के ले जाएंगे, तो अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। तो वो आप 3-4 दिन आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार अभी ये मुझे मारने वाले हैं। बिल्कुल ये भी फेज बड़ा खौफनाक होता है। तो मैं ना बार बार अपने आप को ये बात कायल कर देता था कि यार जो ये कहते हैं ना मैं वो कर देता हूँ। अच्छा, और वो कहते थे, क्या कहते थे? माफी वो ये मांग लो। कहते थे कि जनरल फैद हमीद पे और इमरान खान पे सारा इल्जाम डालो, हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें करो और कुछ वीडियोस बनाओ जिसमें तुम कहो कि बुशरा बीबी इंतहाई घटिया किरदार की खातून है, हाँ। और उन्होंने कुछ गंदे काम किए हुए जो उन्होंने मुझे लिख के दिए थे कि ये तुमने कहना है। अच्छा, वो आप कहते थे भाई मैंने उनसे कहा मैंने कभी भी किसी की निजी जिंदगी में बात नहीं की, मैं क्यों ये झूठ बोलूं? मैंने कहा मेरे साथ बदतरीन मुखालिफिन जो लोग रहे, हाँ। उनके निजी किस्म के स्कैंडल्स आए, मैंने उन पे भी बात नहीं की, जबकि आपको पता था, प्रूफ्स थे, सब कुछ था। सर देखिए ना, मेरे साथ बदतरीन झगड़ा रहा 4-5 पॉलिटिकल लोगों का, मैं आज भी उनका नाम नहीं लेता, उनका पर्दा रख लेता। बिल्कुल सही है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि उनके स्कैंडल्स, उनकी वीडियोस, उनकी चीजें आ गई। बिल्कुल। मैंने उसके बावजूद उस पर एक लफ्ज नहीं बोला। जब मैंने बदतरीन मुखालिफिन के बारे में नहीं किया, तो इस खातून को तो मैं जानता ही नहीं, बुशरा बीबी को, तो मैं इनके बारे में क्यों कर देता? तो ये फटा था, मैं उन्हें कहता था मैंने ये नहीं करूंगा, वो कहते थे करना है आपने। अच्छा। फिर वो मुझे कहते थे कि जनरल फैद हमीद, मैंने कहा जी मैं सारी जिंदगी इस आदमी को ही नहीं मिला। हैरत की बात यह है कि आईएसआई जैसा इदारा, ये इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि ये मुझे कह रहे हैं कि जनरल फैज ने आपके साथ जो मुलाकात करके जो चीजें तय की वो बताओ। मैंने कहा जी मैं उसको पूरी जिंदगी मिला ही नहीं। तो फिर मैंने इनको चैलेंज किया, मैंने कहा जी आप सिर्फ ये साबित कर दें या चेक करके देख लें, कोई एक गवाह ले आए कि सारी जिंदगी में मेरी कभी टेलीफोन पे बात हुई है या मैं कभी मिला हूं इसको, या इससे ही पूछ लें आप फोन करके, या उसको बुला के पूछ लें कि मैं उसको कभी जिंदगी में मिला हूं। है तो आप ही का जर्नल आपके पास है, आप पूछ लें। अगर तो ऐसी कोई चीज है तो आप मुझे सजा दें, तो आप जो बयान कहते हैं मैं वो भी दे दूंगा। उस वक्त तो वो हाजिर सर्विस थे। नहीं, तो वो शर्मिंदा हुए ना, बात काफी शर्मिंदा हुए, उन्हें पता चल गया कि मैं कभी भी उसको जिंदगी में नहीं मिला। एक तो उनको ये भी नहीं आइडिया। तीसरा वो कहते थे कि इमरान खान ने आपसे ये करवाया, तो ये आप उसके ऊपर इल्जाम डालें सारा और निकले यहाँ से। तो मैं ये कहता था मैंने जो किया ना मैंने खुद ही किया। अच्छा, उसके कहने पे नहीं किया, और ये मैंने उसके कहने पे मैं करूंगा भी नहीं। उसके कहने पे करता तो मैं उसके बारे में भी मैंने बड़ी नेगेटिव खबरें दी हुई हैं। बिल्कुल, तो मैं वो भी ना देता फिर, अगर मैं उसकी बात मान रहा होता। आप तो एक जर्नलिस्ट है ना भाई, तो मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। वो इन्होंने ना ये इनके मुतालबात थे। मैं कई दफा सोचता था कर दे, मेरा क्या जा रहा है, मैं कहती हूँ बंद हूँ यहाँ पे, अजाब में पड़ा हूँ बाहर पूरे मुल्क में। अच्छा इन्होंने कहा था मार्शल लॉ हमने लगा दिया है, मैंने कहा बाहर मार्शल लॉ लग गया, मैं कौन सी जंग लड़ रहा हूँ, सारी दुनिया इन्होंने अंदर कर दी है, हर चीज इन्होंने खत्म कर दी है, डेमोक्रेसी है नहीं पाकिस्तान में, ना रूल ऑफ लॉ है, तो मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप परेशान है, मैं ये सोच रहा था। अच्छा मैं बार बार सरेंडर करता था, पैगाम भिजवाता था, जो रोटी डालने आता था ना उसको मैं कहता था कि अच्छा रोटी साफ अच्छी मिलती थी? हाँ, रोटी ठीक है, रोटी मैं कहूँ कि रोटी अच्छी नहीं है, और रोटी होती थी उसके साथ सालन होता था, ले वो प्लेट, लेकिन तरीका मुझे बहुत बुरा लगता था, वो नीचे से अंदर आ जाता था, तो वो मैंने फिल्मों में एक रोटी में खाता था। अच्छा, दो रोटियां देते थे। अरे फिल्म में होता था ना उसी तरह, मेरे से खाई नहीं जाती थी एक रोटी, कभी आधी देते दो थे, वो कहते थे और खा लो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कहते थे, वो कहते थे रोटी और खा लो, तो मेरे से खाई नहीं जाती थी, वो वॉक ही नहीं कर सकता मैं वहां पे, बंद हूँ छोटी सी जगह पे, तो मैं खा ही नहीं सकता था। और तो मैंने वो उसको जो है ना वो सादा सा खाना होता था, और मैं सारी जिंदगी सादा ही खाना खाया है। तो मैं ये कहता था सरेंडर करता हूं मैं, लेकिन वो जब भी आते थे ना तो मैं मुकर जाता था। क्या चीज रोकती थी आपको? मुझे नहीं पता। एक दफा तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा, एक दफा तो मैंने आपको कहा कि मैं गवाही दे देता हूँ, मैंने उन्हें कहा जी मैं गवाही दे देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी खुश हो गए, चलो गवाही दे देगा। तो आई वाज रेडी कि मैं गवाही देने जा रहा हूँ, और मैं जो ये कहते हैं ना, जिस तरह ये कहते हैं मैं वैसे कर देता हूँ। मेरे दिमाग में ये बात एक दफा आई, तो ना कुरान पाक में मैंने पढ़ा, उसी दिन जिस दिन मैंने ये करना था एग्जीक्यूट, मेरे दिमाग में वो कुरान पाक में मैंने ये पढ़ा कि झूठी गवाही जो है उसकी सजा होती है, रब नाराज हो जाता है। आपके सामने वो आया था आगे? हाँ, मैंने नहीं, वो मैं पढ़ रहा था, मतलब वही ना कि रूटीन में पढ़ रहा था, वो आ गया और वही आया था आगे। तो मैं फिर ना जब वो आया तो मैंने वो हिस्सा याद कर लिया। वो जब वापस आया ना तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया, तो उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, वो चले गए। बाद में फिर मैं फैंटी भी लगाई इसके ऊपर। फिर एक उनका मुतालबा था कि तुम ये कह दो वीडियो बना के कि तुम अपनी मर्जी से कहीं चले गए हो और तुम वापस आ जाओगे। शुरू में मैंने एक दफा बना भी दी, लेकिन फिर मैंने उनको वो लॉन्च वगैरह नहीं, लेकिन मैंने बना के किस तरह की दी, वो मैंने इस तरह की बना के दी, उनके किसी काम ही नहीं आती थी, बल्कि उनको सुनने वालों को समझ आ जाती थी कि मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा। उसके ऊपर उनको गुस्सा भी बहुत आया कि ये क्या वीडियो बनाई तुमने।
अच्छा। वीडियो का काम तो मेरा है ना, हाँ। मुझे पता कैसे बनानी क्या? है, कैसे बनानी है, क्या करना है। तो वो उन्हें उस वक्त समझ नहीं आई बात, उन्हें समझ आई कि इसने क्या किया हमारे साथ। हाँ, तो रब ने क्या किया, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ना पहले हमें दिखाता है कि देखो तुम कितने कमजोर हो, बिल्कुल आपको एंड पे बेबस। जैसे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी पकड़ा दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलानी। अब कितना बाप कमजोर होगा, 10 साल का बच्चा, लेकिन चलवाता नहीं है छुरी अल्लाह, वो कमेटा भेज देता है। देखें ना, मैं तो बड़ा कमजोर आदमी हूँ, उसने मुझे दिखाई मेरी औकात हाँ, कि हम ये बिल्कुल, टोटल हाँ। तेरी ये औकात है। खुलिकल इंसान हो तो हमारे ही जो खुलफाए राशिदीन, जो अंबिया इकराम, वो हाँ। तो हम उनके कदमों की खाक भी नहीं हो सकते। नहीं हो सकती। तो वो हमें हमारी औकात दिखाता है रब के, देखो ये तुम्हारी औकात है, और बेशक। मैंने अपनी औकात पहचानी है, कुछ भी नहीं। कुछ भी, हाँ। फिर रब दिखाता है कि देखो मैं कौन हूँ, मेरी ये शान है। मैं तुम्हें हाँ, यहाँ हाँ। से इज्जत के साथ निकाल के लेकर जाऊंगा, ओ हो। और मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ और कितना बड़ा हूँ। तो उनके बीच में से मेरा रब मुझे इज्जत के साथ लेकर आया। जब मुझे छोड़ रहे थे, मुझे लग रहा था मेरे से जान छुड़ा रहे हैं, और मैं जिद कर रहा था कि वापस बंद कर दो बेशक। अच्छा, आपको लगा कि मार देंगे आपको? मैं उनकी मिन्नतें करता था कि मार दो, मैं उन्हें कहता था कि मार दो, लड़ता था। एक दिन मैं गाली नहीं देता, लेकिन एक दिन मैंने गाली तक दी कि इन्हें गुस्सा आ जाए और ये मुझे मार दें। उन्होंने नहीं मारा, लेकिन मैंने ये अपने रब को बहुत पहचाना उस वक्त भी। और ऐसे जैसे आपने उस 4.5 महीने में रब को पहचाना, अपनी आपकी माशाल्लाह से 50 साल की है तकरीबन। नहीं 83 से गिन ले यार। अच्छा, मैं 75 से मैंने लगाए थे ना वो अच्छा, नहीं, वो वीडियो तो वाले। बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं भी 83 का पैदाइश, तो मैं हम दोनों सेम एज के हैं। हाँ तो जी। मैं तो वी आर 42। हाँ जी। हाँ जी।